तुम किससे बात कर रहे हो? छोटा लड़का पीछे मुड़ता है और अपने पिता को पीछे खड़ा देखकर हैरान होता है। लड़का घबराया हुआ लगता है और जवाब देने में हिचकिचाता है, लेकिन फिर से पूछे जाने पर वो अपने पिता को बताता है कि वो लेडी इन दी फाउंटेन से बात कर रहा था। लड़के का पिता कंफ्यूज दिखता है और पूछता है, लेडी इन द फाउंटेन? हाँ, लड़का बताता है कि वो अच्छी है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। उसे लगता है कि फाउंटेन वाली महिला उसकी माँ भी हो सकती है। पिता गहरी सांस लेता है। वो लड़के का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है, जहां उसके पिता एक छोटी सी गेट टुगेदर की मेजबानी कर रहे हैं। मेहमानों में से एक पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। उसको बस अपने बेटे की चिंता है। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद ये एक बहुत कठिन वर्ष रहा है। वो उसे बताता है कि उसे डर है कि कहीं उसके बेटे में बिहेवियरल इश्यूज ना हो जाएं, क्योंकि वो उसको अपने बैकयार्ड में खिड़की से बाहर फाउंटेन पर स्टेयर करता हुआ देखता है। उस सप्ताह के अंत में स्कूल में बच्चों को अपने परिवारों की तस्वीरें ड्रॉ करनी थी। टीचर बच्चे से बच्चे की ओर उनकी प्रोग्रेस को चेक करते हुए आगे बढ़ती है और लड़के के पास आकर रुक जाती है। वो जानना चाहती है कि वो क्या ड्रॉ कर रहा है। वो बताता है कि ये तस्वीर उसकी, उसके पिता की और उसकी माँ की है जो फाउंटेन में रहती है। टीचर को ये समझ नहीं आता है कि क्या उसकी माँ फाउंटेन में रहती है। हाँ, लड़का उसे बताता है। उसके बैकयार्ड में स्थित फाउंटेन उसकी माँ की पूरी दुनिया में पसंदीदा जगह थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि एक मैजिकल जगह है और यही कारण है कि उन्होंने ये घर खरीदा था। उसके मरने के बाद लड़के को फाउंटेन से एक आवाज सुनाई दी थी। ये उसकी माँ की आवाज जैसी तो नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि ये वही है। वो अब फाउंटेन में रहती है। पिता टीचर को फोन करने पर धन्यवाद देता है और वादा करता है कि वो अपने बेटे से बात करेगा। उसे इस बात का बहुत अफसोस है कि इन कहानियों के कारण दूसरे बच्चे वुमेन इन देयर फाउंटेन के बारे में डरे हुए हैं और वो ये सुनिश्चित करेगा कि ये सब जल्द अच्छे से खत्म हो जाए। उस रात जब पिता उसे बिस्तर पर लिटा रहा होता है, वो उसे कहता है कि वो जानता है कि वो अपनी माँ को याद करता है, लेकिन उसे वुमेन इन दी फाउंटेन के बारे में ये सारी कहानियां बनाना रोकना होगा। और जितना वो अपनी माँ को याद करता है और चाहता है कि वो वापस आ जाए, तो उसे एहसास होना चाहिए कि वो चली गई है और अब वापस नहीं आएगी। पिता लड़के को चूमता है और एक बार फिर से बताता है कि अब उस महिला के बारे में कोई और कहानी नहीं होगी। जैसे ही उसके पिता कमरे से बाहर जाते हैं, वो अपने बिस्तर से निकलकर अपने कमरे की खिड़की की ओर जाता है और बैकयार्ड में लगे फाउंटेन को स्टेयर करता है। वो देखता है कि जल पर उसकी रिफ्लेक्शंस डांस कर रही हैं और फिर अचानक से पानी शांत हो जाता है और फिर पानी से बना हुआ एक हाथ फाउंटेन से बाहर निकलता प्रतीत होता है और उसकी ओर वेव करता है। पिता बाथरूम से निकलकर अपने बेडरूम में जाने से पहले अपने बेटे को देखने के लिए जाता है। वो परेशान हो जाता है जब वो देखता है कि उसका बेटा बिस्तर में नहीं है। वो दौड़कर उसके कमरे में जाता है और बिस्तर से ब्लैंकेट उठाता है। वहां कोई नहीं है। वो घबराकर अपने बेटे को आवाज देता है और कमरे के चारों ओर देखता है। जब उसे कुछ नजर आता है, वो जल्दी से खिड़की की ओर दौड़ता है और देखता है कि उसका बेटा फाउंटेन की ओर चल रहा है, लेकिन उसका ध्यान वास्तव में उस महिला पर है, ट्रांसलूसेंट और चांदी के नीचे चमकती हुई, जो लड़के को अपने पास बुला रही है। पिता नीचे बैकयार्ड की ओर दौड़ता है, जहां उसका बेटा उस वोटरी वुमन के साथ आलिंगन में है। वो डरा हुआ है, लेकिन उसके फादरली इंस्टिंक्ट्स उस पर हावी हो जाते हैं और वो फाउंटेन की ओर दौड़ता है और अपने बेटे को उस क्रिएचर से दूर कर देता है। जैसे ही वो अपने बेटे को पीछे खींचता है, वो देखता है कि पानी वाली महिला वापस तरल में बदल जाती है और फाउंटेन में गायब हो जाती है। पिता अपने बेटे को घर के अंदर ले जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बस यही दोहराता रहता है कि वो अब ठीक है, सुरक्षित है। अगले दिन पिता अपने लोकल प्रीस्ट के साथ फोन पर बात करता है। वो जानता है कि ये कितना अजीब है, लेकिन पुलिस उसका विश्वास नहीं कर रही है और उसे नहीं पता कि इसका कोई और तरीका क्या है। प्रीस्ट उसको चिंता ना करने का कहता है और बताता है कि वो जल्द ही इसको देखने के लिए वहां आ जाएगा। प्रीस्ट अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ उनके घर पहुंचता है और उसके पिता को बताता है कि बेहतर होगा कि वो और उसका बेटा यहाँ से चले जाएं। लड़का रो रहा है और उनसे विनती करता है कि वुमेन इन दी फाउंटेन को चोट न पहुंचाएं। पिता को अपने बेटे को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंततः वो उसे घर से बाहर ले जाने में सक्षम हो जाता है। एक बार जब वो चले जाते हैं तो प्रीस्ट अपने असिस्टेंट्स की ओर मुड़ता है। वो अपनी शर्ट उतारता है, जिसके नीचे एक वेस्ट पर SCP का लोगो लगा होता है। पकड़ने का समय है। वो अपने असिस्टेंट्स को बोलकर बैकयार्ड में फाउंटेन की ओर जाता है, जहां वो नॉर्मलस क्रिएचर रहता है। हाय, मैं डॉक्टर बॉब हूँ और ये SCP-054 है, जिसे दी वाटर नेफ यानी जल अप्सरा के नाम से भी जाना जाता है।
SCP-054 वो डेजिग्नेशन है जो SCP फाउंडेशन ने स्ट्रेंज प्रॉपर्टीज वाली अनोमलस एंटिटी को दिया है। 9 लीटर पानी से बने जो कि सामान्य स्प्रिंग वाटर दिखता है, SCP-054 सबसे अधिक बार एक फीमेल ह्यूमनाइड के रूप में प्रकट होता है, लेकिन ये और भी रूप बदलने में सक्षम है, जैसे कि दूसरे ह्यूमनाइड्स या जियोमेट्रिक शेप्स। ये भी पता नहीं चल सका कि कैसे इन रूपों को धारण करने में सक्षम है या ऐसे करने के बाद ये कैसे मूव होता है, क्योंकि अब तक किए गए सभी टेस्ट इसके शरीर में मौजूद किसी भी थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, बायोलॉजिकल या किसी और फिनोमेना को दिखाने में विफल रहे हैं जो कि इसकी एबिलिटीज को एक्सप्लेन कर सके। जब भी SCP-054 पानी के शरीर में जाता है तो यह आसपास के पानी से अपराभेदी हो जाएगा और ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी पूरी मात्रा को फिर से भरने के लिए पूरी तरह से डूबना होगा, जो कि नॉर्मल इवेपोरेशन के माध्यम से लगातार कम किया जा सकता है। पानी जो नॉर्मली से इवेपोरेट हो गया था, फाउंडेशन ने उसको भी कलेक्ट किया, लेकिन ये भी नियमित पानी से अपराभेदीय है और कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रदर्शित नहीं करता। इसकी खोज के बाद SCP-054 को कंटेन करने के लिए साइट 08 में ले जाया गया, जहां एडिशनल रिसर्च और इसकी स्टडी की जा सकती है। इसके स्पेशल कंटेनमेंट सेल को वाटर टाइट बनाया गया है और ये विशेष क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम से सुसज्जित है, साथ ही फ्रेश स्प्रिंग वाटर से भरा एक फाउंटेन भी। आश्चर्यजनक रूप से एंटिटी अपने नए घर में खुश दिखती है और फाउंटेन के रिसर्चर्स, गार्ड्स और मेंटेनेंस स्टाफ के साथ बातचीत भी करती रहती है और अक्सर उनके रूपों की नकल भी करती है। जबकि पहले SCP-054 फाउंटेन पे वापस आ जाता था जब वो स्टाफ के साथ इंटरेक्ट नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और ये अधिक से अधिक आरामदायक होता गया और अंततः अपना सारा समय पानी से बाहर बिताने लगा। हालांकि ये हमेशा फाउंटेन की सेफ्टी के लिए वापस चला जाता था और पानी में गायब हो जाता था जब भी इसके शरीर से सैंपल्स लेने का प्रयास किया जाता। हालांकि इसने कोशिश की कि इसके शरीर से पानी ना लिया जा सके, जो कि SCP रिसर्चर डॉक्टर सेस्कल के टेस्ट द्वारा था, जिस कारण फाउंडेशन को SCP-054 के बारे में अधिकांश ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि रिसर्चर्स ने इस जानकारी को हासिल करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया वो उपयुक्त थे या नहीं, इसका फैसला आप करेंगे। वाटर लॉस एक्सपेरिमेंट नामक एक टेस्ट में SCP-054 को पानी का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया, जिसके कारण इसका आकार बदल गया, जिससे 054 ज्यादा कॉम्पैक्ट और अपने सरफेस एरिया को जितना रिड्यूस कर सकता था किया, क्योंकि इवेपोरेशन को जितना कम हो सके वो इसे रोक पाए। पानी को रोके जाने के बाद पहले कुछ दिनों के लिए ये किसी को भी जो इसके कंटेनमेंट सेल में आता था खुशी से मिलती रही, जो कि ये संकेत हो सकता है कि ये पानी उपलब्ध करने के लिए स्टाफ को आकर्षित कर रही थी। जब कुछ दिनों बाद भी पानी नहीं सप्लाई किया गया तो इसने विशेष रूप से खुश दिखना बंद कर दिया, शायद ये महसूस करते हुए कि उसका यूं मुस्कुराना उसके उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। एक एक्सट्रीम टेम्परेचर टेस्ट में रिसर्चर्स को SCP-054 के 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। एंटिटी अधिक से अधिक सुस्त होती गई क्योंकि टेस्टिंग एरिया में तापमान बहुत कम कर दिया गया था और ये अंततः पूरी तरह से जम गया था। स्टडी करने के लिए आइस चिप्स को कलेक्ट किया गया, लेकिन एनालिसिस ने स्टैंडर्ड वाटर से कोई अबनॉर्मैलिटी या अंतर नहीं दिखाया। ऑपोजिट टेस्ट भी किया गया था, जहां तापमान को 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया गया, पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कुछ कम पर। 054 बहुत अग्रेसिव हो गया क्योंकि तापमान अपर थ्रेशोल्ड पर पहुंच गया था, जहां पानी लिक्विड रह सकता था, और इसने टेस्टिंग एनक्लोजर से भागने का प्रयास भी किया। रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि इस टेस्ट के बाद एंटिटी अपने कंटेनमेंट सेल से टेस्टिंग एरिया में जाने के लिए तेजी से प्रतिरोधी बन गई, शायद इस डर से कि रिसर्चर्स ने उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। SCP-054 की मेमोरी का भी टेस्ट किया गया और ये पजल्स को सॉल्व करने और मेजेस को नेविगेट करने में काफी स्किल्ड दिखी। शुरू में रिसर्चर को 054 को पार्टिसिपेट करवाने में दिक्कत हुई, लेकिन डॉक्टर सेस्कल ने पाया कि ये नॉर्मली इलेक्ट्रिकल शॉक से काफी डरती थी। रिसर्चर्स अक्सर इन टेस्ट में 054 पर बहुत प्रेशर डालते थे और जल्द ही जान जाते थे कि ये अब थक गया है और अगले एक्सपेरिमेंट्स के लिए 48 आवर्स का ब्रेक दिया जाता था। जो फाइनल टेस्ट किया गया उसमें यह देखा जाना था कि SCP-054 अपनी फॉर्म को कैसे मेंटेन रखता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन पर कैसे रिएक्ट करता है। इसने आश्चर्यजनक रूप से इस टेस्ट का विरोध किया और टेस्टिंग एरिया में इसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए तापमान को लगभग फ्रीजिंग लेवल तक कर दिया गया। हालांकि ये पर्याप्त साबित नहीं हुआ। SCP-054 ने डॉक्टर सेस्कल और उनके असिस्टेंट के खिलाफ लड़ाई की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और टेस्ट को रोक दिया गया। वास्तव में इस घटना के बाद SCP-054 पर सभी टेस्ट को रोक दिया गया
क्योंकि ये दिख रहा था कि इसने मेल्स के लिए अपना ट्रस्ट खो दिया था जो कि टेस्ट को परफॉर्म करते थे। फाउंडेशन स्टाफ पर इस हमले के बाद SCP-054 को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया। हालांकि एक बार जब टेस्ट को रोक दिया गया और 054 किसी भी रिसर्च स्टाफ के संपर्क में नहीं आई जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो बिना किसी और घटना के 5 साल का समय बीत गया। इस अवधि के बाद SCP-054 की रेटिंग को सेफ क्लासिफाई किया गया और अब एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। लेकिन अब सभी टेस्ट बायोलॉजी यूनिट E7 में और केवल फीमेल पर्सनल के द्वारा ही किए जाएंगे। हालांकि सेफ क्लासिफाइड करने के बाद SCP-054 के पास काम करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए। मेंटेनेंस पर्सनल को कंटेनमेंट एरिया में काम करते समय केमिकल सूट्स पहनने की आवश्यकता होती है और बाहर निकलने के बाद उन्हें 10 मिनट एक विशेष ड्राइंग रूम में बिताने होते हैं ताकि 054 किसी भी तरह उन पर ना रह जाए। कंटेनमेंट ब्रीच की स्थिति में एंटिटी को फ्रीज करने के लिए पूरे एनक्लोजर को लिक्विड नाइट्रोजन से भर दिया जाएगा। क्या जल अप्सरा SCP फाउंडेशन का एक आवश्यक उदाहरण है, एक हानिकारक अनोमली जो खुश दिखती है जब तक उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, या ये केवल वो कीमत है जो हमें अनोमलीज के बारे में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए चुकानी होगी और संभावित रूप से मानवता के लिए एक खतरनाक खतरे को रोकना होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप पर निर्भर है। SCP फाउंडेशन के नियंत्रण में मौजूद अनोमलीज के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं आपको SCP-007 एब्डोमिनल प्लैनेट और SCP-163 एनोल्ड कैस्टवे रिकमेंड करता हूं। और हमेशा की तरह सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।